अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई एक ऐसा टैक्स जो पूरे भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही लगता हो, अगर मैं आपसे पूछूं कोई एक ऐसा टैक्स जो 1 जुलाई 2017 में पूरे भारत में इंप्लीमेंट हुआ, जिसका मकसद था वन नेशन वन टैक्स, तो क्या कहोगे आप? हां, डेफिनेटली आप कहोगे यह है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अर्थात जीएसटी। So, hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel, Sir Tarun Rupani Commerce. ये चैप्टर जिसमें हम अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जानेंगे। पहले आइए एक बार फिर से समझते हैं कि जीएसटी है क्या। आप कहेंगे सर गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाला टैक्स है, सही बात है। तो गुड्स एंड सर्विसेज के किस चीज पे लगाते हैं टैक्स? तो सप्लाई ऑफ गुड एंड सर्विसेज, जिसको एक तरीके से सेल ऑफ गुड एंड सर्विसेज भी कहते हैं, अर्थात बिकेगा नहीं तो लगेगा नहीं। ध्यान दीजिएगा, इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स। पहली चीज सर, इनडायरेक्ट टैक्स यूजुअली गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, और जिस पे लगता है वह भरता नहीं है, भरता कोई और है, इसीलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। अ टैक्स इन विच इंपैक्ट फॉल्स ऑन वन एंड इंसिडेंस ऑफ द टैक्स फॉल ऑन द अदर, अर्थात शिफ्टिंग ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेस अलाउड ऐसे टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी हमारे देश का एक कॉमन इनडायरेक्ट टैक्स है। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाकर सरकार ने एक सिंगल टैक्स सिस्टम शुरू किया, नाम था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे टैक्स लगाती थी, जैसे वैट लगा दिया जिसको हम वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, या एक्साइज ड्यूटी लगा दिया, या एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत सारे टैक्स लगा लेती थी, हाँ, जैसे टोल टैक्स लगा दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगा दी। तो इन सारे टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस से कंफ्यूजन होती थी, सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे। इन सब को हटा करके सरकार ने क्या कर दिया, एक सिंगल टैक्स ला दिया, नाम था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है, और इसकी एक फिक्स्ड रेट है जो गवर्नमेंट अप्लाई करती है। और किस पर लगता है टैक्स? गुड्स के सप्लाई पे। सप्लाई मतलब गुड्स के सेल पे लगता है। तो क्या सिर्फ गुड्स पे लगता है? नहीं, सर्विसेज पे भी लगता है। जो बहुत सारी सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, मैं और आप ले रहे हैं, उस पे भी लग रहा है, ट्रांसपोर्ट पे लग रहा है, इंश्योरेंस पे लग रहा है, बहुत सारी चीजों पे क्या लग रहा है, अब जीएसटी लगना शुरू हो चुका है। हाँ, सच में। तो सर्विसेज पे भी लगता है ये जीएसटी। दो चीजें कॉमन है जो आपको दिखाई देगा, पेट्रोलियम एंड अल्कोहल। हाँ, अभी तक गवर्नमेंट पेट्रोलियम पे और अल्कोहल पे टैक्स जीएसटी के अंडर में नहीं ले रही थी, बट अब गवर्नमेंट के रूलिंग्स क्योंकि धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं और गवर्नमेंट इसको भी जीएसटी के अंदर में ला रही है, पेट्रोलियम को और अल्कोहल को भी। तो जीएसटी लगता किस पे है, कैसे है, क्या है? तो एक बेसिक कंसेप्ट मैं आपके दिमाग में डाल दूं, और आपको हमेशा ध्यान रखना है, मेरी बात को समझना, कि अगर आप जो टैक्स, यस, फर्म की नजर से सोचना है, पहले बता दे रहा हूं, ये व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, ये फर्म की बात कर रहे हैं, डीलर की बात कर रहे हैं। मैं हूं एक बिजनेस फर्म, मैं हूं एक डीलर, तो अपने आप को डीलर या फर्म समझ के सोचोगे तभी मेरी बात समझ में आएगी। तो आपको सबसे पहला चीज है, आपको लगता है जो जीएसटी खरीदने पे, उसका नाम होता है इनपुट। अब आप बोलेंगे सर इनपुट नाम क्यों है? ऐसा सोचो कि आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो। तो जब आप कोई चीज परचेज करोगे तो आपको लग जाएगा इनपुट। फर्म जब कोई गुड्स खरीदती है, सर्विसेज लेती है, गुड्स भी लेने पे सर्विस भी लेने, दोनों पे लगेगा इनपुट। वैसे इनपुट एक ऐसे भी याद कर सकते हो मेरे स्टाइल में कि इन मतलब आ, ठीक है ना? तो परचेज एक एक्सपेंस है, तो इसीलिए गुड्स पे, सर्विसेज पे इनपुट जीएसटी। या आपने कोई एक्सपेंस पे किया, आपने कोई एक्सपेंस पे किया, उस पे भी जीएसटी लगता है, खर्चों पे भी जीएसटी लगता है, तो वो जीएसटी भी क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। इसका ठीक रिवर्स आ जाओ, जब जीएसटी, ये जो इनपुट जीएसटी है, ये फर्म क्या करती है? पे करती है। क्या वर्ड मैं यूज कर रहा हूं? पे करती है। ये पेड करना पड़ता है फर्म को खरीदते समय। तो अब आप क्वेश्चन ये आएगा, ये जो फर्म जीएसटी भर रही है, क्या फर्म का एक्सपेंस है? नहीं, जीएसटी जो फर्म पे कर रही है, जो डीलर पे कर रहा है, वो उसके लिए एक्सपेंस नहीं है, बल्कि उसके लिए असेट है।
कैसे कैसे ये एसेट है? जो परचेज करेंगे तो एसेट कैसे आ जाएगा? जीएसटी तो पैसा देना पड़ रहा है और दाम और बढ़ गया गुड्स का, तो कैसे फायदा हो रहा है फर्म का? एसेट कैसे है? क्योंकि यही जीएसटी जब आगे फर्म गुड्स बेचेगी, याद रखिएगा आपको इंडिविजुअल बन के नहीं सोचना है। क्या बन के सोचना है? कि यू आर फर्म, आप हैं वो डीलर, आप हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने जब गुड्स खरीदा, परचेज किया, तो आपको लगा क्या? इनपुट जीएसटी। ठीक है, तो जो जीएसटी लगी आपको, ये जीएसटी आप क्या करेंगे? गुड्स बेचते समय, तो गुड्स बेचेंगे तो क्या होगा? अरे भाई जब गुड्स बेचोगे तो गुड्स बाहर जाएगा, आउट। ध्यान रखिए, गुड्स बेचेंगे तो क्या होगा? गुड्स जाएगा बाहर, गुड्स आउट। आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करेंगे तो क्या ये जीएसटी तुम्हारा हो जाएगा? नहीं, ये जीएसटी कभी भी आपका नहीं हो सकता, ये सरकार का पैसा होता है। तो जब आप सेल करते हो, जब आप कोई इनकम कमाते हो, ठीक है ना, दोनों पे जीएसटी आउटपुट लगता है। ठीक है, ये जीएसटी आप कलेक्ट करते हो, तो जितना जीएसटी आपने पे किया है, ठीक है, आप उसको इस आउटपुट वाले जीएसटी से क्या कर सकते हो? सेटल कर सकते हो। सेटल मतलब उसका अब बचा हुआ पेमेंट ही अब आपको करना पड़ेगा। अगर आपने इनपुट जीएसटी 1,000 रुपए का कलेक्ट किया है, सॉरी पे किया है, खरीदते समय आपने इनपुट जीएसटी पे किया था, और पर आपने कलेक्ट कर लिया है 1,500 रुपया, तो आपको देना 1,500 सरकार को नहीं है। सरकार को दिखाओगे कि अरे भाई 1,000 तो मैंने पहले ही आपको पे कर दिया है, तो मैं अब आपको नेट कितना दूंगा? सिर्फ 500। तो इसी तरह से जो इनपुट आपने जीएसटी किस टाइम पे दिया था, वो आप क्या करेंगे? यहां पर क्रेडिट करवा लेंगे। ठीक है, यहां पे सेट ऑफ करवा लेंगे, इसीलिए ये आपका एक्सपेंस नहीं है, पर ये लायबिलिटी है, ये तो तय है। ये वाला जीएसटी जो आपने कलेक्ट किया है, ये फर्म का नहीं है, क्योंकि ये फर्म जब गुड्स बेचेगी तो भी जीएसटी मिलेगा फर्म को, फर्म के पास कोई कमाई होगी तो उस पर भी जीएसटी मिलेगा, इसीलिए इसका नाम है आउटपुट। ठीक है, आउटपुट में क्या हो रहा है आपके नजर से सोचिए, तो गुड्स आउट जा रहा है याद कराने के लिए कह रहा हूं, गुड्स आउट जा रहा है, तो इस जीएसटी के आप मालिक नहीं है, फर्म मालिक नहीं है, क्योंकि ये जीएसटी की गवर्नमेंट मालिक है। ठीक है, तो ये वाला जीएसटी लायबिलिटी है फॉर श्योर, और ये वाला जीएसटी क्या है आपके लिए? असेट, जीएसटी इनपुट। अब जीएसटी, आओ देखें जीएसटी। तो जब से हम जीएसटी की बात करते हैं, तो जीएसटी, अगर जीएसटी में 10% लिखा है, तो आप समझ जाइए कि इसका अगर विद इन दी स्टेट खरीद बेच कर रहे हैं, क्या चीज? विद इन दी स्टेट। मैं यूपी में हूं, वाराणसी में हूं, और मैंने यूपी के एक शहर कानपुर में गुड्स खरीदा या बेचा, लखनऊ में खरीदा बेचा, हाँ मेरे जो रॉक स्टार्स लखनऊ में बैठे हैं, है ना, खरीदा या बेचा, तो विद इन द यूपी किया, तो मुझे लगेगा क्या? जीएसटी अगर 10% है तो मुझे 5% लगेगा सीजीएसटी, दैट इज सेंट्रल जीएसटी, एंड 5% स्टेट जीएसटी, क्योंकि विद इन दी स्टेट है, इसीलिए नाम लग रहा है सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। दोनों जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाए? आपका जीएसटी 10% आ जाएगा। यही जीएसटी अगर स्टेट के बियॉन्ड हम सेल करने लगेंगे, हम वाराणसी से हैं, यूपी में हैं, और हमने बेचा हरियाणा को, तो हमें लगेगा आईजीएसटी। आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड। तो उस समय जो जीएसटी होगा, अगेन 10% है, यही 10% ही आईजीएसटी होगा। गॉट इट? यहां पर दो डिवीजन नहीं होंगे। ये आईजीएसटी कौन कलेक्ट करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। इन केस हम यूनियन टेरिटरीज में हैं, यूनियन टेरिटरीज मतलब समझ गए ना, दमन दीव, ऐसी टेरिटरीज जो यूनियन गवर्नमेंट के डायरेक्टली अंडर में है, वहां पे यूटी जीएसटी लग जाएगा। कहने का मतलब है कि जीएसटी इज सम ऑफ द सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इन दोनों का सम कर देंगे तो जीएसटी आ जाएगा। आइए कुछ इंपॉर्टेंट नोट बता रहे हैं, ये नोट बहुत ध्यान से समझिएगा, ये नोट आपको हेल्प करेगा आपके जर्नल एंट्रीज में। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का कंसेप्ट देखते हुए। तो सबसे पहला पॉइंट, जीएसटी जो
एक डीलर पे कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, जीएसटी जो पे करते हैं हम लोग, वो क्या बन जाती है, इनपुट बन जाती है। जीएसटी किस पे देते हैं, मैंने बताया, गुड्स पे देते हैं, गुड्स पे देते हैं या सर्विसेज पे। जब भी हम परचेज करेंगे तो हम पे करेंगे। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि तुम जब गुड्स एंड सर्विसेज खरीदोगे तो रखोगे नहीं, कहीं ना कहीं आगे जाके बेचोगे, और जब बेचोगे तो जीएसटी कलेक्ट भी तो करोगे। समझ गया ना? इसीलिए जब हम जीएसटी पे कर रहे हैं गुड्स खरीदते समय, उसका नाम है इनपुट। पर मैंने बताया इनपुट आपका कॉस्ट नहीं है, इनपुट आपका खर्च नहीं है, ठीक है? आपको प्राइस में जोड़ना नहीं है, बल्कि सेपरेटली क्या करना है, इनपुट जीएसटी शो करना है, सेपरेटली शो करना है। किसको? खरीदने वाली फर्म को, क्योंकि फर्म के लिए वो एक असेट है। और असेट क्यों है, मैंने रीजन दिया, क्योंकि इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द जीएसटी कलेक्टेड। क्या कर सकते हैं, इस पैसे को, जो जीएसटी हमने कलेक्ट किया है, जो कि हमें सरकार को पेमेंट करना है, उससे इस पैसे को एडजस्ट कर सकते हैं, उससे अपना हिस्से का जीएसटी काट सकते हैं। दूसरा, कुछ केसेस में जो जीएसटी हम पे भी कर रहे हैं, पर इसको हमें सेट ऑफ करने की, अर्थात एडजस्ट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी और कौन से चीजों में नहीं मिलेगी? सबसे पहले, जब आपने जीएसटी पे किया और वो गुड्स ऐसे थे जो गुड्स आप सेल्फ इस्तेमाल करने वाले थे, मतलब ये वो गुड्स हैं जिसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है एज एन इंडिविजुअल, नॉट एज अ फर्म। फिर से, ऐसे जीएसटी जो आपने पे किया, पर उस जीएसटी का बेनिफिट फर्म को नहीं मिलने वाला है, बल्कि एज अ पर्सन को मिलने वाला है। जैसे आपने कोई बिल पे कर दिया रेस्टोरेंट का, तो उस पे जो जीएसटी लगेगा आपके लिए वो इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी क्या मिलेगा, आपको छूट नहीं मिलेगी। उस जीएसटी को आप क्या नहीं कर सकते, आप सेपरेटली सेट ऑफ करने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस, मालिक पे लगता है हेल्थ इंश्योरेंस, तो इसके पेमेंट पे जो जीएसटी लग रहा है, इसका भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। आपने अपना कोई मेंबरशिप ले रखा है किसी क्लब का, हाँ, रोटरी क्लब, लायन क्लब, नाम सुना ही होगा, तो इस पे भी जीएसटी है। तो ये जो इनपुट जीएसटी लगेगा आपको उस पे पैसा देने पर, ये भी तो लगेगा, पर इसका आप छूट नहीं ले पाएंगे। उसी तरह से हेल्थ क्लब या फिटनेस सेंटर, जो कि आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है, इन सब पे लगने वाला जीएसटी, 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 आप इनपुट इसका क्रेडिट नहीं करा पाएंगे, ठीक है? और क्या काज नहीं कह सकते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बिल्डिंग पे लगने वाला, आपके जो व्हीकल्स आपने खरीदे अपने लिए गाड़ियां, मालूम है कि नहीं, गाड़ियां खरीदने पे भी जीएसटी लगता है। किसी स्टाफ को फ्री गिफ्ट दे दिया, जब गिफ्ट भी है, फ्री भी है, तब जीएसटी का छूट क्यों मांग रहे हो भाई? और या तो आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा है पर्सनल काम के लिए, कोई भी गुड्स लिया, भाई आपने लैपटॉप ले लिया अपने लिए, आपने मोबाइल खरीदा, आपको मालूम है सब पे जीएसटी लगता है, इसके जीएसटी को आप क्लेम नहीं कर सकते आउटपुट जीएसटी के साथ सेट ऑफ करने के लिए। समझ गए? इन सब नामों को याद करने की जरूरत नहीं है, ये कुछ कॉमन नाम है जो जिसका बेनिफिट ओनर को मिलने वाला है, फर्म को मिलने वाला नहीं है। फर्म के लिए ये जीएसटी इनपुट नहीं है। समझ गए ना? इस जीएसटी का आप एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। अब आता है, कुछ ऐसे भी जीएसटी हैं जो आप जीएसटी पे कर रहे हैं, है ये इनपुट जीएसटी, बट ये इनपुट जो डेबिट होना चाहिए बाद में क्रेडिट हो जाता है। फिर से, एक ऐसा जीएसटी जो आप इनपुट जीएसटी है, गुड्स आप खरीदेंगे तो इनपुट लगेगा ही जीएसटी पे, तो इनपुट जीएसटी होगा, इनपुट जीएसटी डेबिट होता है, ये तो पक्का हो गया। अब ये डेबिट वाला जो जीएसटी है, इनपुट वाला जो जीएसटी है, ये क्रेडिट में भी आप इनपुट ही के नाम से लिखेंगे, पर कब कर दिया, कब कब करेंगे? जब परचेज रिटर्न का केस होगा तो करेंगे, जब गुड्स होगा पर वो गुड्स प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए ले लेगा, या गुड्स लॉस्ट हो जाए, स्टोलन हो जाए, जल जाए, लॉस बाय फायर हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाए, या गुड्स को आपने फ्री सैंपल बांट दिया, या गुड्स को एज अ चैरिटी या गिफ्ट बांट दिया। अगर आप ध्यान देंगे इन सारी एंट्रीज में आपका परचेज भी क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन सारी एंट्रीज में बेसिकली परचेज क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। नॉर्मली आप परचेज डेबिट में लगते हो, है कि नहीं है? नॉर्मल आपकी एंट्री जब होती है विदाउट जीएसटी की एंट्री कह रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में खरीदा है, ठीक है कि नहीं है? बट वापस टॉपिक में आ रहे हैं, पर जैसे ही आप इन टाइप की एंट्रीज में करते हो, जैसे प्रोप्राइटर ने गुड्स विड्रॉ कर दिया, तो आपकी इसकी एंट्री होती है ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। तो परचेज के साथ इसका इनपुट भी क्रेडिट हो जाएगा।
ध्यान दीजिएगा, इन सारी एंट्रीज में आप ध्यान देंगे तो टू परचेज आता है, परचेज क्रेडिट होता है, और जब परचेज क्रेडिट होता है साथ में उसका इनपुट भी क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। वरना इनपुट आप हमेशा कहां रखते हो, इनपुट जीएसटी हमेशा डेबिट पे रखते हो। क्लियर? क्या आउटपुट जीएसटी भी रिवर्स हो सकता है? आउटपुट तो क्रेडिट में होता है, हाँ रिवर्स हो सकता है सेल्स रिटर्न के केस में, ठीक है। इनपुट परचेज रिटर्न के केस में हो रहा था, आउटपुट सेल्स रिटर्न के केस में हो जाएगा। क्या जीएसटी अगला टॉपिक है, क्या जीएसटी किसी किसी में नहीं भी लगता है किसी गुड्स एंड सर्विसेज पे? हाँ जवाब है, ऐसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जिस पे जीएसटी नहीं लगता है। ध्यान दीजिएगा, इन पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, नहीं लगेगा। आप अपने एम्प्लॉइज को जो वेजेस एंड सैलरी दे रहे हैं जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट को अगर कोई सप्लाई दे रहे हैं या कोई एम्बेसी को, फॉरेन एम्बेसी को अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं वहां जीएसटी नहीं लगेगा। बिजली के बिल पे, पानी के बिल पे जीएसटी नहीं लगेगा। स्कूलों पे जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ स्कूल पे जीएसटी नहीं है, आपको पता होना चाहिए, किसी भी स्कूल पे नहीं है। हेल्थ सर्विसेज पे, स्पेशली द गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज पे जीएसटी नहीं है। जो गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विसेज हैं उस पे जीएसटी नहीं है। ट्रेवलिंग पे जीएसटी नहीं है, हाँ ट्रेवलिंग पे जीएसटी नहीं है। एंड लास्ट, इंटरेस्ट पेमेंट्स पे भी जीएसटी नहीं है। तो इन चीजों पे जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब आपने सैलरी पे की, आप सिंपली क्या लिखोगे, सैलरी पेड टू स्टाफ है तो आप सिंपली लिखोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्या किया, जीएसटी नहीं। यस, एक्सपेंस तो है, मैंने बताया था एक्सपेंस के साथ जीएसटी आएगा, पर इन एक्सपेंसेस के साथ, इन खर्चों के साथ जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि इस पे जीएसटी एग्जेम्प्टेड है गवर्नमेंट द्वारा। आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी जाने। सबसे पहला, जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होता है, मैंने बताया कि इट इज इंक्लूड्स ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। लगभग सारे इनडायरेक्ट टैक्स में जोड़ दिए गए हैं, चाहे वो कस्टम ड्यूटी हो, एक्साइज ड्यूटी हो, परचेज टैक्स हो, सेंट्रल सेल्स टैक्स हो, वैट हो, बहुत सारे। इसीलिए क्या है, ये कॉम्प्रिहेंसिव है। दूसरा, इसमें जो टैक्स के रेट्स हैं वो यूनिफॉर्म है। हमारे देश में सरकार ने कुछ बेंचमार्क्स बना रखे हैं, 0% भी है, 0% भी रेट है हमारे देश में। ज़्यादातर जो एसेंशियल चीज़ें हैं, एसेंशियल गुड फूड्स आइटम है फॉर एग्जांपल, तो उन चीज़ों पे क्या है, जीएसटी 0 है। उसी तरह से इसके बाद जीएसटी 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। बस एक खास बात है, जो लग्जरी आइटम्स हैं, शो वाले आइटम्स हैं, है ना, और या तो जो टोबैको टाइप के आइटम्स हैं, हाँ इन सब पे सबसे हाईएस्ट टैक्स है 28%। पर जो भी टैक्स है वो यूनिफॉर्म है। ऐसा नहीं है कि बनारस में, यूपी में 28% उस पर टैक्स लगेगा, कश्मीर में उस पर 18% टैक्स लगेगा और दिल्ली में उस पर 5%। नहीं, अगर वस्तु सेम है तो उसका पूरे भारत में एक ही टैक्स लगेगा। इसीलिए नाम है वन नेशन वन टैक्स, यूनिफॉर्म टैक्स है। और क्या खास बात है, जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट। इस पॉइंट को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। डीलर के लिए, बिजनेसमैन के लिए खर्चा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसको रिकवर कर सकता है, सेट ऑफ कर सकता है जितना भी जीएसटी कलेक्ट करेगा। जीएसटी एक टाइप का वैल्यू एडेड टैक्स ही है, क्योंकि जितना एडिशन होगा उस पर जीएसटी लगता रहेगा। क्या जीएसटी के फायदे हैं? मैंने कहा बहुत फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या है, कॉस्ट कम हो गई है। कॉस्ट कैसे कम हो गई है? अरे भाई पहले बहुत सारे टैक्स लगते थे ना, बिजनेस फर्म्स को बहुत सारे, एक ही गुड्स पे कई सारे टैक्स लगते थे तो कॉस्ट बढ़ जाती थी। अब एक ही टैक्स लगना है, पूरे भारत में अलग अलग जो इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा था, अब उसके बदले एक टैक्स लगना है, तो कॉस्ट तो कम आएगी। बिजनेस करना आसान कैसे हो गया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे हो गया है। फिर वही बात है भाई, जब वैट लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगती थी, सेल्स टैक्स लगता था, तो जब इतने सारे टैक्स लगते थे तो बिजनेसमैन को इतनी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती थी, इतने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते थे। आज बिजनेसमैन को सब कुछ क्या है, कंप्यूटराइज करना है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ क्लिक ऑफ माउस में है। जितना स्मार्ट शॉपिंग कर रहे हो उतना स्मार्ट जीएसटी पेमेंट भी है। एंटर मारो, खत्म, पेमेंट गई सरकार को। डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, गवर्नमेंट ये भी चाहती है कि हमारे देश में, देश के विद इन द सेटअप, कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या हो, एक ही टैक्स लगे। इसीलिए तो सरकार ने जीएसटी लगाया, ताकि उनके बीच में क्या हो, फ्री ट्रेड पॉसिबल हो। ऐसा ना हो कि स्टेट्स के बीच में भी डिस्पैरिटीज हो, सारे स्टेट्स इक्वली क्या करें, इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ पाए। और क्या फायदा मिलेगा, रिडक्शन इन टैक्स इवेजन, टैक्स चुराना,
टैक्स इवेड करना। टैक्स इसलिए लोग चुराते थे क्योंकि उनको टैक्स भरने में बहुत प्रॉब्लम आती थी और टैक्स भी बहुत सारे होते थे। तो सरकार ने समस्या ही खत्म कर दी, टैक्स का रेट भी कम कर दिया, टैक्स का रेट फिक्स कर दिया पूरे देश के लिए, न चुराने का डर और न परेशानी। और क्या खास बात है, गुड्स भी सस्ते हो गए हैं कंज्यूमर्स के लिए। हम लोगों के जब से जीएसटी लगा है गुड्स पहले से सस्ते हो गए हैं क्योंकि पूरे देश में एक ही टैक्स लग रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, विदेशी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देश में बढ़ा है। हाँ, आपको पता होना चाहिए जब से जीएसटी लगा है, कब से लगा है, 1 जुलाई 2017 में हमारे देश में ये इंप्लीमेंट हो गया। इंप्लीमेंट मतलब पूरे देश में लागू हो गया जीएसटी 1 जुलाई से। और इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार, हमारे देश का बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी फॉरेन कंपनियां हमारे देश में पैसा लगा रही हैं क्योंकि उनके अंदर ये बिलीफ आ गया है कि सिस्टम बहुत ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। ना बिजनेसमैन को कंफ्यूजन है कितना देना है, ना सरकार को कंफ्यूजन है कितना टैक्स मिलना है। तो क्लैरिटी आ गई बहुत, क्योंकि सब कुछ क्या है, ऑनलाइन हो रहा है आजकल। कहीं कोई पेपर कॉपी नोटबुक छापना बनाना नहीं है, सब कुछ क्या है, ऑनलाइन रिकॉर्ड है, कोई भी कहीं से भी देख सकता है। तो विश्वास बढ़ रहा है, समझ गए ना, इस पे कॉन्फिडेंस लोगों का आ रहा है। जीएसटी मैंने बताया बेसिकली 3 हेड्स में बांटा गया है। पहला है सीजीएसटी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चला जाता है ये हिस्सा। मैंने बताया जीएसटी अगर विद इन द स्टेट होगा तो ये 2 पार्ट में होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी। सीजीएसटी का हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, याद रखिएगा ये दोनों सेम ही होते हैं। अगर ये जीएसटी 28% है तो ये 14 ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके पास 10 हो और इसके पास 18 हो, दोनों हमेशा इक्वल होते हैं। पर ये मैंने कहा कब अप्लाई होगा, ये अप्लाई होगा जब विद इन द सेम स्टेट होगा, और या तो विद इन द स्टेट हो तो ये दोनों अप्लाई होंगे, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी, जिसको यूटी भी कह सकते हैं अगर यूनियन टेरिटरी हो तो। और इंटीग्रेटेड जीएसटी कब अप्लाई होगा, जब इंटर स्टेट ट्रांसफर होगा। उस समय जो जीएसटी होगा, लेट्स से जीएसटी है 28% इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में, तो आईजीएसटी एक बार में ही 28% लगेगा, जो कि कलेक्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और अपने हिसाब से क्या करेगी, उसका शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बांट देगी। पर कलेक्ट कौन करेगा, आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। और गुड्स क्या होगा, स्टेट के बाहर जाना चाहिए। बाइंग एंड सेलिंग नॉट विद इन द स्टेट बल्कि बियॉन्ड द स्टेट बाउंड्री या कंट्री बाउंड्री। इसका मतलब है आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी आपको क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। ध्यान दीजिएगा, विद इन द कंट्री अगर आप विद इन द स्टेट कर रहे होते तो आपको सिर्फ क्या लगता, सीजीएसटी एसजीएसटी लगता। आइए एक एग्जांपल से समझाते हैं। कुछ परसेंट वाला एग्जांपल मैंने देना चाहा, ये नोट जरा देख लीजिए। अगर जीएसटी का रेट 12% है, देखिए अगर जीएसटी का रेट 12% है तो उसमें सीजीएसटी एसजीएसटी 6% हो गए। कब ये लगेगा, जब विद इन द सेम स्टेट होगा। पर जैसे ही गुड्स का सेल आउटसाइड दी स्टेट होने लगेगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लगेगा, तो वो ही जीएसटी क्या हो जाएगा, आईजीएसटी बन जाएगा और 12% लगेगा। ध्यान ये भी देना है कि जीएसटी का परसेंट अगर 18 है तो यही रूल क्या होगा, 99 हो जाएगा सीजीएसटी एसजीएसटी, पर 18 ही रहेगा आईजीएसटी। अब तो नहीं भूलोगे पक्का, आई एम 100% श्योर कि मेरे रॉकस्टार अब ये नहीं भूलेंगे। अब आता है रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज कभी कभी ये रूल अप्लाई होता है, कुछ ही गुड्स के परचेज पे अप्लाई होता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ गुड्स या कुछ सर्विसेज के परचेज पे रूल अप्लाई होता है, सब पे अप्लाई नहीं होता है, सब पे ही अप्लाई नहीं होता है। रिवर्स चार्ज क्या मीनिंग है, आइए देखें। रिवर्स चार्ज मींस दैट द जीएसटी इज नॉट चार्ज बाय द सेलर। देखा, वैसे तो आप जानते हैं कि सेलर से हम लोग जीएसटी चार्ज कर लेते हैं, उसका पैसा राइट ऑफ कर लेते हैं, यही होता है ना। जो हमने जीएसटी पे किया होता है, इनपुट जीएसटी, गुड्स खरीदने पे फर्म जीएसटी पे करती है, इसको हम लोग इनपुट जीएसटी बोलते हैं। तो ये पैसा हम लोग बाद में राइट ऑफ कर लेते हैं, होता है ना जब जीएसटी कलेक्ट होता है तो। बट यहां पे कह रहा है कि ये जो जीएसटी है वो सेलर से चार्ज इज नॉट चार्ज बाय द सेलर बट
इट इज पेड बाय द परचेजर टू द गवर्नमेंट। डायरेक्टली परचेजर ही क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को दे रहा है। कैसे? एंड क्लेम इट एज इनपुट, उसको अपना इनपुट जीएसटी बताकर। ध्यान दीजिएगा, परचेजर खुद ही सरकार को इनपुट जीएसटी जमा कर दे रहा है। ध्यान दिया, क्योंकि सेलर द्वारा जीएसटी चार्ज ही नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल दूं, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय अ रजिस्टर्ड डीलर फ्रॉम एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। एक एग्जाम्पल से, ए एक रजिस्टर्ड डीलर है, बी एक अनरजिस्टर्ड फर्म है, मतलब ये फर्म जीएसटी के अंदर आती है, ये फर्म जीएसटी के अंदर नहीं आती है। तो जब ये परचेज करेगा इससे, ध्यान दीजिएगा, जब ये परचेज करेगा तो ये तो रजिस्टर्ड है, इसको तो जीएसटी भरना पड़ेगा। तो ये जो इनपुट देगा यहां पर, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी टू बी, ये यही लिखेगा। जब ए खरीदेगा बी से, ए परचेज करेगा, और बी क्या है मैंने बता दिया, बी अनरजिस्टर्ड है। तो जब इस अनरजिस्टर्ड से खरीदेगा तो ये जो इनपुट है जो कि नहीं लेगा इससे, यही क्या करेगा, सरकार को क्या करेगा, दिखा के क्रेडिट करा लेगा। समझ गया ना क्या कहना चाहते हैं? क्या लिखा है देखिए, इट इज पेड बाय दी परचेजर, यही पे करेगा इसको, ठीक है, पेड बाय दी परचेजर एंड क्लेम इट एज इनपुट जीएसटी, उसको अपना इनपुट जीएसटी दिखा करके क्लेम कर लेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं और एक एक करके जर्नल एंट्री देखते हैं। अब एक एक जर्नल एंट्री को आपको बताने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये पहली जो टाइप ऑफ जर्नल एंट्री है वो इंट्रा स्टेट है। जब आप इंट्रा की बात करते हो, इंट्रा शब्द का मतलब होता है विद इन द सेम स्टेट। इसका मतलब इसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगने वाला है, इस वर्ड से पहचान जाएंगे। इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्टेट। जब आप सेम स्टेट में ही खरीदे बेचोगे तो आप कहलाओगे, क्या लगेगा आपको जो जीएसटी लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इंट्रा वर्ड है। तो परचेज करेंगे तो क्या एंट्री होती है, नॉर्मल गुड्स परचेज करेंगे, सोचिए जीएसटी का क्वेश्चन नहीं है मैं बोल रहा हूं। तो गुड्स परचेज करेंगे तो आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, यही आपकी एंट्री होती है ना, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज डेबिट क्यों? क्योंकि परचेज एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल चलेगा। तो गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। अगर कैश में खरीद रहे हैं तो टू कैश अकाउंट, और अगर किसी पार्टी से उधार में खरीद रहे हैं तो जिस पार्टी से खरीद रहे हैं उसका सप्लायर का नाम लिख देंगे। हमारे केस में सप्लायर को ऐसे कर सकते हैं, टू क्रेडिटर, सप्लायर भी लिख सकते हो, डोंट वरी, टू सप्लायर या क्रेडिटर अकाउंट, यही होगी नॉर्मल एंट्री। बट जब जीएसटी का क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, तब आप लिखेंगे, यहां देख लीजिए कलर चेंज कर दिया, तब आप लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज तो डेबिट में जाना ही जाना है ना। परचेज नॉमिनल अकाउंट है, परचेज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल चलेगा। और इनपुट जीएसटी मैंने बता दिया था, आपका एक्सपेंस नहीं है, आपके लिए असेट है, एंड असेट भी आपका डेबिट बैलेंस होता है, ऑल असेट्स हैव अ डेबिट बैलेंस। तो इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, अकाउंट डेबिट, और बाकी टू कैश अगर कैश में खरीद रहे हैं, और अगर उधार खरीद रहे हैं पार्टी से तो टू क्रेडिटर अकाउंट, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, टू कैश और टू क्रेडिटर। क्लियर है? ये नॉर्मल है, आपने बिना जीएसटी के दिखाया, और यही एंट्री मैंने आपको जीएसटी दिखा दी। परचेज की तरह ही इनपुट को भी आप क्या करेंगे, डेबिट में ही शो करेंगे। इनपुट विल बी रिकॉर्डेड यूजुअली इन डेबिट, परचेज की तरह ही, ठीक है। आगे सेल करेंगे तो क्या होगा, जब आप सेल करेंगे तब आप लिखेंगे नॉर्मल गुड्स। जब जीएसटी नहीं है तो क्या लिखते हैं, आप एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट अगर कैश में बेच रहे हैं, और नहीं किसी पार्टी को बेच रहे हैं, लेट्स से जिस कस्टमर को बेच रहे हैं, मैं डेटर लिख दे रहा हूँ, डेटर अकाउंट डेबिट। उधार बेचेंगे तो पार्टी का नाम लिख देंगे, है कि नहीं, टू सेल्स अकाउंट। ये है आपकी
ये है आपकी उधार खरीदने की, सॉरी बेचने की एंट्री। ये तो तब है जब जीएसटी नहीं है। अब जीएसटी होगा तो क्या करेंगे, तो आपकी एंट्री हो जाएगी सिमिलरली कैश या डेटर अकाउंट डेबिट, ये तो डेबिट होना ही होना है। टू आउटपुट, देखिए बेचने में क्या लग गया, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, टू आउटपुट एसजीएसटी, दोनों लग जाएगा। सीजीएसटी एसटी दोनों सेम लगेगा, याद रखिएगा। और इसका परसेंटेज आप सेल्स की वैल्यू से निकालेंगे। किस वैल्यू से, इस वैल्यू से, जो ये सेल अकाउंट की जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू से इसका परसेंटेज निकाल देंगे। परसेंटेज दिया रहता है, अब निकाल देंगे। बन गई जनरल एंट्री की नहीं, जब जीएसटी क्या लगेगा, सेल पे लगेगा। आइए आगे बढ़ जाए। परचेज का उल्टा क्या होने वाला है, परचेज रिटर्न होने वाला है। ठीक है, आइए परचेज रिटर्न की एंट्री देखते हैं। जब आप परचेज रिटर्न करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। नॉर्मली जब आप परचेज रिटर्न करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए परचेज रिटर्न ऑब्वियस बात है कैश में कभी नहीं हो सकता, ये तो आप जानते ही हैं। परचेज रिटर्न है तो पक्का है कि क्रेडिट एंट्री है, कैश का परचेज रिटर्न नहीं होता है। तो आपकी एंट्री होती है क्रेडिटर, मतलब जिस पार्टी से मैंने खरीदा है, जिसको हम सप्लायर भी बोलते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। याद आया, करेक्ट। ये तो हो गई एंट्री विदाउट जीएसटी, ये है तो नॉर्मल की एंट्री है। अब आइए जब जीएसटी लग जाएगा तब एंट्री क्या होगी, तब आप करेंगे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, ये तो पक्की बात है। और क्योंकि परचेज करते समय आपके साथ इनपुट जीएसटी लगा था, उस इनपुट जीएसटी को आप क्या करोगे, अब रिवर्स कर दोगे। तो टू इनपुट, ध्यान दीजिएगा, टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, दोनों लगा करके, और आखिरी में टू परचेज रिटर्न अकाउंट। जो भी ये परसेंट निकलेगा इनपुट का और आउटपुट का, जो वैल्यू निकलेगी यहाँ पर, वो किसके बराबर होगी, वो इक्वल होगी और इसके परसेंटेज से निकाली जाएगी। दोनों की वैल्यू, इसका परसेंटेज, जो भी परसेंट दिया होगा आप निकाल देंगे। परचेज रिटर्न का ही एक फिक्स परसेंटेज आपको होगा, जीएसटी निकाल करके क्रेडिटर को दे देंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह से सेल्स रिटर्न की एंट्री करते हैं। जब आप सेल्स रिटर्न करते हैं तो आपकी एंट्री क्या होनी चाहिए, सेल्स रिटर्न की एंट्री होती है, जब आप सेल्स रिटर्न कर रहे हैं तो सेल्स रिटर्न, क्या दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न का, हाँ अभी कमेंट करके तुरंत बताइए, व्हाट इज द अदर नेम फॉर सेल्स रिटर्न। मैं वेट कर रहा हूं आपका। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर, आपका कस्टमर अकाउंट। ये तो एंट्री तब है जब आप क्या करेंगे, जीएसटी नहीं शो करते हैं, मतलब जब नॉर्मल क्वेश्चन है विदाउट जीएसटी। अब क्योंकि सेल्स के समय आपके पास आउटपुट लगा था और आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीएसटी आउटपुट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तब आपकी एंट्री क्या बनेगी, अब आपकी बनेगी एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, जो कि डेबिट होता ही हमेशा, आउटपुट सीजीएसटी, पहले सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। जबकि आप जानते हैं आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है, पर क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आउटपुट को क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। और टू क्योंकि जिससे हम सेल्स रिटर्न कर रहे हैं वो मेरा कौन है, यस वो मेरा डेटर है, टू डेटर अकाउंट। इस तरीके से आप इसको भी क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। याद रखिएगा ये जो एंट्री लिख रहा हूं ये विदाउट जीएसटी वाली एंट्री है, नॉर्मल एंट्री है, ये ट्रीटमेंट ऑफ जीएसटी है। आगे देखते हैं। ये ध्यान देना है आपको कि जब आप परचेज कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, आपको जीएसटी को शो करना है। अब आप परचेज कर रहे हैं पर फिक्स एसेट्स परचेज कर रहे हैं। लेट्स अज्यूम आप मशीनरी परचेज कर रहे हैं, ठीक है, मैंने अज्यूम किया मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो ये रियल अकाउंट है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट है ना, जो भी एसेट खरीद रहे हैं एसेट अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि रियल अकाउंट है। डेबिट क्यों, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लग जाएगा। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और टू कैश खरीद रहे हैं तो टू कैश कर देंगे, अगर उधार खरीद रहे हैं
तो टू सप्लायर या क्रेडिटर, जिससे भी खरीद रहे हैं, आप सप्लायर भी लिख सकते हैं। ये तो तब एंट्री है जब आप बिना जीएसटी के खरीद रहे हैं। अब जीएसटी का युग आ गया है, जीएसटी का ज़माना आ गया है, तब आप क्या करेंगे, तब आप लिखेंगे अगेन फिक्स्ड असेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि असेट्स आ रहा है आपके पास, इसीलिए डेबिट बैलेंस है, डेबिट नॉट कम्स इन का रूल चल रहा है, और साथ में क्या लगेगा, इनपुट। ठीक है ना, खरीदते समय इनपुट, खरीदते समय इनपुट क्या, सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। ध्यान दीजिएगा, इसकी इनपुट वैल्यू इससे निकलेगी, इसका परसेंटेज निकलेगी, और इनपुट एसजीएसटी भी निकालना है, वो भी अगेन किस पे निकालना है, इस पे, जो ये परचेज प्राइस है, जिस प्राइस पे हम फिक्स्ड एसेट्स खरीद रहे हैं, इस पे निकालना है। कैश पे खरीदेंगे तो टू कैश कर देंगे, उधार खरीदेंगे तो उस पार्टी का नाम, उस फर्म का नाम लिख देंगे, टू सप्लायर अकाउंट। सिंपल है, खरीदते समय इनपुट लग रहा है, ध्यान दिया आपने। क्या एक्सपेंस पे करेंगे तो क्या होगा, आइए एक्सपेंस पे करेंगे तो क्या होगा। लेट से आपने क्या कर दिया है, कोई खर्चा कर दिया है, कोई भी खर्चा ऐसा जिस पे जीएसटी अलाउड है, ध्यान दीजिएगा, सैलरी एंड वेजेस पे जीएसटी अलाउड नहीं है। रेंट पे कर दिया, हाँ रेंट पे जीएसटी आपको देनी पड़ेगी, तो रेंट आपका एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर आपने कैश पे कर दिया। ठीक, इन केस या तो हो गया बिना जीएसटी के, इन केस अब इस पे क्या है, आपको जीएसटी देना है, तो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट, क्योंकि आपको एक्सपेंस है, इनपुट इनपुट क्या, इनपुट सीजीएसटी, देखिए हर बार पहले सीजीएसटी बोल रहे हैं, और फिर इनपुट एसजीएसटी, दोनों अकाउंट डेबिट। खरीदते समय आपके लिए इनपुट है, याद रखिएगा, खरीदते समय या एक्सपेंस देते समय, टू कैश, अगर आपने कैश दे दिया तो रेंट का पेमेंट कैश कर दिया। यही रिवर्स होने वाला है, एक्सपेंस का उल्टा होने वाला है इनकम। इनकम, मान लीजिए आपको कमीशन रिसीव हो रही है, तो कमीशन रिसीव आपकी इनकम है, बिना जीएसटी की एंट्री क्या होगी, बिना जीएसटी के जो कमीशन मिल रही है, तब आप लिखेंगे कैश टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, यही एंट्री है आपकी। अब सोचिए इस पे क्या लगने वाला है, जीएसटी लगने वाला है, तब क्या एंट्री होगी, तब आपकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको क्या लगना है, जीएसटी आपके लिए इनकम है, सॉरी कमीशन आपके लिए इनकम है, तो आउटपुट में जाएगा, तो टू आउटपुट, देखिए इनकम में हमेशा आउटपुट जाता है जीएसटी, तो आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, दोनों को सेपरेटली ही शो करना है, आप दोनों को मिक्स मत करिएगा, और टू कमीशन रिसीव। देखा क्या कहना चाहते हैं आपको जब जीएसटी इस पे कलेक्ट करना है, क्योंकि इनकम है तो जीएसटी आपकी क्या हो रही है, कलेक्ट हो रही है, तो आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी इज अ क्रेडिट बैलेंस, इसीलिए आउटपुट को क्रेडिट में शो कर रहे हैं। भाई आप क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आउटपुट लायबिलिटी होती है। ठीक है, अगेन गुड्स अगर विड्रॉ कर ले रहे हो पर्सनल यूज के लिए, तो गुड्स विड्रॉ कर रहे हैं तो गुड्स खत्म हो जाएंगे, उसको हम कहेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये तो नॉर्मल एंट्री है जब हमको जीएसटी नहीं लगाना था, टू परचेज अकाउंट, पर अब क्योंकि जीएसटी का क्वेश्चन है और देख रहे हैं परचेज है, परचेज के साथ आउटपुट वर्ड नहीं आता है, ध्यान है कि नहीं आपको, परचेज के साथ क्या लगता था, इनपुट। ठीक है, तो जहां परचेज है वहां इनपुट है, ध्यान देंगे, जहां परचेज है वहां इनपुट है, जहां परचेज, अगर क्रेडिट में परचेज है तो क्रेडिट में इनपुट ले जाइए आप, इसका मतलब है आपका इनपुट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक, समझ गया ना, ये इस बात को याद रखेंगे कि जहां परचेज है, डेबिट में परचेज था तो आपने डेबिट पे इनपुट लिखा था, नॉर्मली तो आपको वही करना होता है, यूजुअली तो वही एंट्री होती है। ये एंट्री क्या है, आपका परचेज क्रेडिट हो रहा है क्योंकि आपका परचेज कम हो रहा है, इसीलिए आपको जहां परचेज है वहां पे इनपुट भी लिखना है। ठीक है, मेरी बात का ध्यान दे दीजिए आप। अब क्या करेंगे, क्योंकि जीएसटी शो करना है तो आप लिखेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इनपुट। देखा, इनपुट वैसे डेबिट होता है,
पर यहाँ पे इनपुट परचेज की वजह से क्या हो रहा है, इनपुट वापस आपका क्रेडिट हो जा रहा है। टू इनपुट SGST टू परचेज। ध्यान दिया आपने, परचेज की वजह से। और याद रखिएगा ये जो इनपुट है ये पुराने वाले इनपुट से जीएसटी से माइनस हो जाएगा। वो इनपुट डेबिट वाला था, ये क्रेडिटेड हो गया इनपुट, उनसे क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। क्लियर है? यही सेम एंट्री यहां आने वाली है। ठीक है, इसके बाद जो ट्रीटमेंट है एज अ फ्री सैंपल है, तो जहां पर ड्राइंग लिखा है वहां पे आप लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, क्योंकि फ्री सैंपल में गुड बांट रहे हैं तो वहां पे आप लिखेंगे, ड्राइंग की जगह लिख देंगे एडवर्टाइजमेंट। और अगर लॉस बाय फायर है या लॉस बाय थेफ्ट हो रहा है, जिसको हम कहते हैं स्टोलन है, तब भी आप यहां लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, और यही रूल उस पर भी अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब समझ गया ना, जहां परचेज है वहां इनपुट है, ध्यान देंगे इसमें। क्लियर है? आइए अब लास्ट एंट्री देखते हैं, जब सेटिंग ऑफ करते हैं। सेटिंग ऑफ में आप इनपुट जितना आपने क्या किया, पे किया, उसको आउटपुट के अगेंस्ट सेट ऑफ करना है। तो अभी तक आपने आउटपुट जो है हमेशा क्रेडिट में लिखा था। सेट ऑफ करते समय क्या करेंगे, आप लिखेंगे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट। देखा, आउटपुट पहले लिख दिया, क्योंकि अब आउटपुट को क्या कर रहे हैं आप, क्रेडिट से डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि क्या करना है, हिसाब खत्म करना है। टू इनपुट CGST। देखा, आपने अपने इनपुट को इससे एडजस्ट कर लिया, और यही प्रोसेस आपको सेम प्रोसेस इस पे भी लगाना है, यही सेम प्रोसेस पे लगाना है। बस जहां पे हमने CGST लिखा है वहां पे आप क्या लिखेंगे, SGST। पहले आप लिखेंगे आउटपुट। क्यों ये डेबिट क्यों हो रहा है, सोचा आपने? इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक आपने आउटपुट क्या किया था, कलेक्ट किया था। अभी तक आउटपुट आपकी लायबिलिटी थी, आज इस लायबिलिटी को क्या कर रहे हैं, असेट के साथ क्या कर रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए उसका क्रेडिट कर दे रहे हैं, सॉरी उसका डेबिट कर दे रहे हैं। तो आउटपुट जो कि क्रेडिट होता था, अभी उसको क्या करने जा रहे हैं, सेट ऑफ कर रहे हैं, एडजस्ट करने जा रहे हैं, इसीलिए डेबिट कर दे रहे हैं। किससे कंपैरिजन में, इनपुट के कंपैरिजन में। और अभी तक इनपुट सारा आपका डेबिट होता था, यहां पे इनपुट आगे क्या हो जा रहा है, क्रेडिट हो जा रहा है। अर्थात इनपुट को इसके साथ SGST के साथ कंपेयर करके, SGST को SGST के साथ, CGST को CGST के साथ। अब ध्यान दीजिए एक बात का, आउटपुट अगर आपका GST ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, आउटपुट GST माइनस इनपुट GST अगर कर देंगे तो जो वैल्यू बचती है उसको बोलते हैं GST पेड। ये वो GST जो आपको पे करना होता है। फिर से सुन लीजिए, अगर आपका आउटपुट जो कि आपने कलेक्ट किया था GST, जो फर्म ने कलेक्ट किया था GST, याद है ना, बेचा था, इनकम कमाया था, तो उन सब पे मिला था आउटपुट GST। वो हमने कलेक्ट किया था, मेरा तो पैसा था नहीं, वो तो गवर्नमेंट का पैसा था, मेरे ऊपर लायबिलिटी थी। तो वो लायबिलिटी अगर ज्यादा है और जितना मैंने पे किया, मेरा असेट कम है, तो बचा हुआ पैसा मैं पे कर दूंगा सरकार को, क्योंकि मेरा पैसा है नहीं, सरकार का पैसा है। हमको कहते हैं इसको GST पेड। इसका रिवर्स कर दो, अगर आपका इनपुट ज्यादा आ गया तो क्या होगा, आपका इनपुट GST बड़ा है आउटपुट से, तो आप समझ जाइए आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करना है। तो इस वैल्यू को बोलते हैं GST क्रेडिट। क्या, GST क्रेडिट। इसका मतलब है आपको पे नहीं करना है सरकार को। पेमेंट जब नहीं करेंगे सरकार को, तो आगे आने वाले महीनों में जब दोबारा GST और निकालना होगा, उसमें इस वाले बचे हुए क्रेडिट को और एडजस्ट कर लेंगे। समझ गए? क्रेडिट का मतलब है तब तक करेंगे जब तक कि आपका पूरा इनपुट GST खत्म ना हो जाए, और उसके बाद जो आउटपुट होगा तब आप सरकार को पे करेंगे। फाइनली जब आपको पेमेंट करना होगा, क्योंकि आपका आउटपुट ज़्यादा आया होगा, जरूर आपका आउटपुट GST ग्रेटर देन इनपुट GST रहा होगा। उसका डिफरेंस ये माइनस ये जो आपकी वैल्यू आएगी, उसमें आउटपुट को वापस क्या करेंगे, आउटपुट GST को आप डेबिट में करेंगे। आउटपुट GST अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये पैसा जो टू बैंक हम दिखा रहे हैं, ये फाइनली हमने गवर्नमेंट को पे कर दिया, GST का पेमेंट। सो आशा करता हूँ
कि आपको यहाँ तक जीएसटी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे कॉमर्स के रॉक स्टार कहाँ हो तुम लोग? यस, मैं आपके लिए लगातार लेसन बनाने को तैयार हूं, पर कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाओ कि आप किसका लेसन चाहते हो। हाँ, मैंने लाइव क्लासेस भी आपके लिए करने के बहुत सारी क्लासेस लाइव भी ली है और कर भी रहा हूं, बट आप मुझे लाइव लेसन्स के दौरान मुझे बता सकते हैं कि इसके बाद के लेसन्स आपको क्या चाहिए। प्रीमियर चैट सेशन चल रहा होगा, तो इस प्रीमियर चैट सेशन में भी मुझे आप बता सकते हो कि अगला क्लास क्या, और एक कमेंट, एक प्यार भरा लाइक भी आपसे चाहता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके इस प्यार भरे कमेंट्स के द्वारा कि आपको इस कंसेप्ट समझ में आ गया है, तो प्लीज़ 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 लाइक जरूर कर देना और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर देना कि सर समझ में आ गया है। और अगले टॉपिक के लिए मैं पूरी एनर्जी के साथ आपके साथ फिर से अगले सेप्टेम्बर में बना रहूंगा। सो थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्लीज़ प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू इन्वाइट ऑल योर फ्रेंड्स, क्योंकि कॉमर्स का बैच है नया पर आपका प्यार है पुराना। सो थैंक यू वंस अगेन।